सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द हुए एक दिन से ज्यादा बीत चुका है। ऐसे में आज तक ने देश के लाखों छात्रों के मन में चल रहे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। हमने जेएनयू के कुलपति से लेकर सुपर 30 के संस्थापक प्रोफेसर आनंद कुमार से इस बारे में बात की, जिन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे और अपना सारा ध्यान विषय को समझने पर लगाएं। सब स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन है कि 12th का इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसा रहेगा। मुझे ये जानना है कि अगर ये प्रीवियस क्लासेस के बेसिस पर रहेगा तो इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज उस समय का सिलेबस और अभी के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा हैप्पी तो नहीं हूँ, बट कॉलेजेस कैसे मिलेंगे इसका मतलब प्रेशर आ रहा है। 12वीं के छात्रों की जो सबसे बड़ी चिंता है वो है उन्हें नंबर कैसे दिए जाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। 12वीं की परीक्षा रद्द होने के साथ ही सीबीएसई की तरफ से बताया गया कि पिछले साल की तरह स्कूल के इंटरनल परीक्षा के आधार पर रिजल्ट तय होंगे। अगर कोई छात्र इससे संतुष्ट नहीं होगा तो वो अलग से परीक्षा दे सकता है, लेकिन ये तब होगा जब हालात ठीक हो जाएंगे। छात्रों को किस तरह से नंबर दिए जाएंगे, इसे लेकर हमने दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर राजपाल सिंह से बात की, तो उन्होंने बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के आधार पर एक ठीक ठाक फॉर्मूला निकाला जा सकता है। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसके मार्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 11th में बच्चे हमारे पास पूरे साल स्कूल में रहे थे, हमने सारे एग्जाम्स उनके कंडक्ट किए हैं, उनको एक रिजल्ट दिया है। 12वीं में भी अभी तक किसी न किसी रूप में आइदर ऑनलाइन या फिजिकल भी कुछ न कुछ एग्जाम प्रोसेस हर एक स्कूल के अंदर कंडक्ट किए गए हैं। तो इन तीनों ही क्लासेस को क्लब करके हम इस तरह का एक फॉर्मुलेशन, जिस तरह से क्लास 10th के लिए सीबीएसई ने डिजाइन किया है, हम 12वीं क्लास के लिए भी कर सकते हैं और वो एक ट्रांसपेरेंट और एक ऑथेंटिक असेसमेंट भी होगा। लेकिन इस फॉर्मूले को लेकर छात्रों और परिजनों की अपनी चिंता है, जो मानते हैं कि प्री बोर्ड के आधार पर नंबर देना ठीक नहीं होगा। प्री बोर्ड को अगर सरकार अब आधार बनाती है तो जस्टिफाई नहीं होगा, बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि जो प्री बोर्ड होते हैं उसमें बच्चे का टेम्परामेंट दूसरे टाइप का होता है। बच्चा उसको बड़े मतलब लाइट वे में लेता है। बच्चा सोचता है कि इसके नंबर काउंट नहीं होने हैं तो उसको हल्के में लेता है। छात्रों की असली चिंता भविष्य को लेकर है, जिसमें 12वीं के नंबर बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये करना है तो जिसके लिए मुझे कॉलेजेस में अच्छे परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। अब यदि हम लोग 12वीं का मूल्यांकन ही अच्छे से नहीं होगा तो हम किस प्रकार आगे बढ़कर अच्छे परसेंटेज के जरिए अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे। तो फिर क्या वाकई में ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें छात्रों का सही मूल्यांकन हो सके? क्या इसमें कुछ और बातों को जोड़ा जा सकता है? इस सवाल पर माउंट आबू स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा एक सुझाव देती हैं। नंबर 1 मैं बोलूंगी कि बच्चे की जो रेगुलरिटी है, बच्चे ने जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी, जो उसके रिस्पॉन्सेस सबमिट हुए, उस सबको कंसिडर करना चाहिए। नंबर 2, जो प्रोजेक्ट्स बच्चों ने सबमिट किए प्रैक्टिकल्स के लिए। नंबर 3, प्री बोर्ड्स, चाहे वो ऑनलाइन हुए चाहे वो ओपन बुक असेसमेंट। नंबर 4, क्लास 11th की परफॉर्मेंस भी। सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि जो छात्र नंबरों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनके पास हालात ठीक होने पर परीक्षा देने का विकल्प होगा। इस हालत में छात्रों को रिजल्ट के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सवाल यह है क्या छात्रों के लिए वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी रुकेंगे जो नंबरों के आधार पर ही एडमिशन देते हैं। अगर 9th, 10th और 11th के एवरेज मार्क्स पर रिजल्ट निकालेंगे तो आई थिंक अनफेयर होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इन क्लासेस में स्ट्रिक्ट मार्किंग्स होती हैं और स्टूडेंट्स 12th के बोर्ड्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। और भी कंफ्यूजन्स हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज किस बेसिस पर हमारा एडमिशन लेंगे, क्या वो 12th के रिजल्ट को काउंट करेंगी या फिर एंट्रेंस एग्जाम लेंगी, इस बात पर भी काफी कंफ्यूजन है। छात्रों के मन में उठ रहे इस सवाल पर हमारी टीम ने जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार से बात की, जिन्होंने बताया कि छात्रों को इस बात पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर बड़े संस्थान एंट्रेंस टेस्ट को ज्यादा अहमियत देते हैं। In most higher educational institutions, such as JNU,
the admission into the undergraduate programs is based on an entrance examination. We will conduct this entrance examination whenever it is possible for the students to write. In those higher educational institutes where the undergraduate admission is based on 12th standard performance, or in those universities where the entrance examination cannot be held because of the pandemic situation, I am sure the universities can devise appropriate procedures for admission which are fair and transparent. तो शिक्षा के जानकार जो हर साल अपने संस्थानों में छात्रों को पढ़ाते और आगे बढ़ाते हैं, वो नंबर को लेकर छात्रों को ज्यादा परेशान न होने की सलाह दे रहे हैं। इसमें सुपर 30 के संस्थापक प्रोफेसर आनंद कुमार भी शामिल हैं, जो मानते हैं कि छात्रों को नंबर से ज्यादा विषय को लेकर अपनी समझ बढ़ाने पर काम करने की जरूरत है। आप ज्यादा मत सोचिए, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उस पर सीरियस रहिए, पूरे पढ़ाई के डेप्थ में जाइए और ज्ञान अर्जन के बारे में सोचिए। सरकार, समाज सब आपके लिए कोई न कोई व्यवस्था जरूर करे। महामारी अपने साथ हमेशा भय को लेकर आती है। घरों में कैद हो जाने की बंदिश लोगों की मानसिक क्षमता की परीक्षा। जिन छात्रों को किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, उन्हें मुंबई में बिना अपॉइंटमेंट सीधे वैक्सीन लगाई जा रही है। अब ये छात्र मांग कर रहे हैं कि दूसरी वैक्सीन के बीच का जो समय है वो घटाया जाए, ताकि ये दोनों वैक्सीन लगवाकर पढ़ाई के लिए विदेश जा सकें। बिना वैक्सीन लगवाए विदेश जाना मुश्किल है। जिन छात्रों का किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है, उन्हें वैक्सीन का पहला डोज लगवाने के लिए बीएमसी ने 3 दिन 31 मई, 1 जून और 2 जून निर्धारित किए थे। मुंबई के राजावाड़ी, कूपर और कस्तूरबा अस्पताल में इन छात्रों को वैक्सीन लगवाई गई। छात्रों को वैक्सीन फ्री लगाई गई और बिना अपॉइंटमेंट के लगाई गई, पर कुछ छात्रों ने वैक्सीन सेंटरों पर मिसमैनेजमेंट की शिकायत की है। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्हें फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल गया है, वो यहाँ पर वैक्सीन की उम्मीद से आए हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स बीएमसी से नाराज भी हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि अच्छी तरीके से यहाँ पर सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। घंटों स्टूडेंट्स को यहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है उन्हें वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। कूपर हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ बिल्कुल भी कोई सिस्टम नहीं है उनका बराबर, तो वहाँ से हम लोग फिर यहाँ पर आ गए। मैं यूएस जाने वाली हूँ फॉर माय फर्दर स्टडीज, और कस्तूरबा हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, सब सीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह सब अच्छे से रखा है। दे इवन लाइक लोग पानी के लिए भी पूछ रहे थे, तो सब अच्छा था। बट कूपर हॉस्पिटल में जब हम गए थे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। अब छात्रों के सामने दूसरी चिंता वैक्सीन की दूसरी डोज की है। छात्र चाहते हैं कि 2 वैक्सीन की डोज का गैप घटाकर कम किया जाए, ताकि वो दोनों वैक्सीन लगवाकर विदेश पढ़ने जा सके। अगर सेकेंड डोज भी अगर जल्दी 42 डेज में अगर उन्होंने कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और देन हम पूरा वैक्सीनेशन लेके जा सकते हैं। We get to know in August, we don't have any option like तब जाके हम 2 डोज नहीं ले सकते, तो टाइम लग जाएगा। तो इट्स बेटर टू like you know take it before and be safer। एफर्ट डाला जा रहा है, स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जा रही है, तो यस सेकेंड डोज मिलने में जो है टाइम पीरियड उनको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स इफ मेडिकली अगर सूटेबल है। बीएमसी ने कहा है कि वो केंद्र से अपील करेगी कि विदेश जाने वाले छात्रों के लिए संभव हो सके तो वैक्सीन की डोज का समय घटाने की अनुमति दी जाए। जो स्टूडेंट्स इंडिया से विदेश जाना चाहते हैं, अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हें वैक्सीन देने की प्रक्रिया मुंबई में शुरू हो चुकी है। कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन की कमी होने की वजह से स्टूडेंट्स नाराज है, बट कई ऐसे सेंटर्स मुंबई में हैं जहां पर वैक्सीन दिया भी जा रहा है। अब स्टूडेंट्स के लिए सेकंड कंसर्न ये है कि उन्हें जल्द से जल्द सेकंड डोज मिले, ताकि वो सुरक्षित होकर विदेश जा सके। अब बीएमसी ने भी इस चीज के लिए निवेदन दिया है। मुंबई से मुस्तफा शेख और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मेहुल चौकसी को डोमिनिका के चीफ मजिस्ट्रेट कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मेहुल की बेल की अर्जी खारिज हो गई है। मेहुल को पुलिस सुरक्षा में अस्पताल भेजा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।
अब मेहुल के जमानत अर्जी पर 14 जून को सुनवाई होगी। मेहुल ने कोर्ट में दलील दी थी कि वो डोमिनिका में सुरक्षित नहीं है, एंटिगा वापस जाने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार है। इस बीच डोमिनिका के हाई कोर्ट में भारत के भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी पर आज फिर सुनवाई होगी। कल की सुनवाई में डोमिनिका के हाई कोर्ट ने उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश होने का भी आदेश दिया था। हमारे संवाददाता मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, एक पॉजिटिव खबर इसे माने कि डोमिनिका की कोर्ट खुद ये कह चुकी है कि वो चाहती है मेहुल चोकसी को भारत भेज दिया जाए। जी देखिए, कल जो भी सुनवाई हुई और डोमिनिका के समय के हिसाब से आज की जो सुनवाई हुई है उसमें कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में पूरा मामला दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि कल जो डोमिनिका सरकार के वकील थे उन्होंने भारत का मजबूती के साथ दिया और साफ शब्दों में कोर्ट को यही बोला कि इस शख्स को, मेहुल चोकसी को हिंदुस्तान वापस भेज देना चाहिए और उसकी याचिका को तुरंत खारिज कर देना चाहिए। कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाएगा। हिंदुस्तान के समय के हिसाब से लगभग आज शाम को 6:30 से 7 बजे का वक्त रहेगा, जबकि उस पर फैसला आना है। उसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा था कि उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया जाए, क्योंकि मेहुल चोकसी के वकीलों ने दरख्वास्त की थी कि जब से उसे गिरफ्तार किया गया है अभी तक उसे कोर्ट के सामने नहीं पेश किया है। उस पर कोर्ट के सामने उसको पेश किया गया और व्हील चेयर पे लेके गए उसको। वो चल के नहीं गया, व्हील चेयर पे गया, बाकायदा उसके साथ में सिक्योरिटी दी और वहां जाने के बाद में उसे थोड़ी देर का एक प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया, उसे पेश किया गया और उसे वापस फिर अस्पताल में डाल दिया गया है। कहीं ना कहीं मेहुल चोकसी के वकीलों की एक रणनीति है कि इस मामले को जितना डिले कर सके, जितना लेट कर सके वो करना चाहते हैं और इसी वजह से वो तमाम इस तरह के अपील और एप्लीकेशन कोर्ट के सामने याचिका दायर कर रहे हैं ताकि ये मामला कानूनी पचड़े में फंस जाए और मेहुल चोकसी वापस आए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनीश तमाम जानकारी के लिए। डोमिनिका के हाई कोर्ट में भारत के भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी पर आज फिर से सुनवाई होगी। कल की सुनवाई में डोमिनिका के हाई कोर्ट ने उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश होने का भी आदेश दिया। मेहुल ने डोमिनिका के हाई कोर्ट में कहा है कि उसे एंटिगा भेजा जाए, लेकिन डोमिनिका की सरकार ने उसे भारत भेजने में अपनी सहमति कोर्ट के सामने जताई है। भारत का भगोड़ा मेहुल चोकसी डोमिनिका से कहां भेजा जाएगा, इस सवाल के जवाब का इंतजार लंबा हो गया है। 2 जून को डोमिनिका के हाई कोर्ट में मेहुल के हेबियस कॉर्पस की अपील पर सुनवाई हुई। उम्मीद थी कि डोमिनिका का हाई कोर्ट फैसला सुना देगा कि मेहुल का भविष्य क्या होगा। वो एंटीगुआ भेजा जाएगा या फिर भारत में प्रत्यर्पण पर कोर्ट की मंजूरी आएगी। लेकिन डोमिनिका के हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि मेहुल चोकसी डोमिनिका में अवैध घुसने के आरोपों के मद्देनजर वहां की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हो। मजिस्ट्रेट कोर्ट में मेहुल को बताना होगा कि डोमिनिका वो कैसे और क्यों आया। वहां पर कोर्ट में ये क्वेश्चन ही नहीं है, सिंपल मिस्टर मेहुल चोकसी की हैबियस कॉर्पस लगी हुई है। कोर्ट के सामने सिंपल ये क्वेश्चन है कि उनकी अरेस्ट लीगल है या इलीगल है। तो हमारा कहना ये है कि क्योंकि उनको किडनैप किया गया था तो इसलिए उनको, वो अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गए हैं, तो वो वहां पर सेक्शन 6 के हिसाब से, डोमिनिका पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए डोमिनिका पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती थी। उनको डिपोर्ट करना है, एक्स्ट्राडाइट करना है, ये सारा अभी कोर्ट के सामने क्वेश्चन नहीं है। 2 जून को डोमिनिका की हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में मेहुल चोकसी जूम लिंक के जरिए पेश हुआ था। डोमिनिका की हाई कोर्ट में मेहुल चोकसी की ओर से दलील दी गई कि डोमिनिका की पुलिस कस्टडी में वो खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करता। उसने कहा कि वो एंटीगुआ लौटने के लिए अपना खर्च उठाने को तैयार है। सुनवाई के दौरान डोमिनिका सरकार के वकीलों ने मजबूती से भारत का साथ दिया और मेहुल चोकसी को तगड़ा झटका देते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कोर्ट से गुजारिश की कि मेहुल चोकसी की याचिका को खारिज करते हुए उसे हिंदुस्तान वापस भेज देना चाहिए। वहीं मेहुल चोकसी के वकीलों ने इस बात को लेकर दावा किया कि दरअसल भारत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और भारत की किसी भी बात को नहीं सुनना चाहिए। मेहुल चोकसी पर डोमिनिका की अदालती कार्रवाई लंबी जरूर हो गई है, लेकिन मेहुल को भारत लाने की भारत की कोशिशें मजबूत होती दिख रही हैं। 2 जून को डोमिनिका के हाई कोर्ट में वहां की सरकार की ओर से कहा गया कि मेहुल चोकसी ने हेबियस कॉर्पस की जो याचिका डाली है उसका कोई आधार नहीं है। मेहुल चोकसी को भारत भेजा जाना चाहिए। डोमिनिका की सरकार ने जो दलील दी और ये कहा
कि मेहुल चोकसी के भारत भेजने के वो पक्ष में है। ये भारत और डोमिनिका की सरकारों के बीच जो डिप्लोमेसी है उसको दर्शाता है। और सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या वैक्सीन मैत्री रंग लाई। डोमिनिका से पहले एंटीगुआ की सरकार भी मेहुल चोकसी को भारत भेजने की रजामंदी दे चुकी है। अगर समझो डोमिनिका कोर्ट में मेहुल चोकसी ये साबित नहीं कर पाता है कि उसकी लीगल एंट्री है, तो जाहिर बात है कि उसकी इलीगल एंट्री का डोमिनिका। अगर इलीगल डोमिनिका में उसकी एंट्री है तो डोमिनिका कंट्री के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है जिस कंट्री का ये नागरिक है चोकसी, वहां उसको भेजा जाए। अगर चोकसी ये नहीं साबित कर पाता है कि इस देश का वो नागरिक है तो उसको डिपोर्ट किया जाएगा जहां से ओरिजिनल हो सकता है। मेहुल चोकसी की सबसे बड़ी दलील यही है कि वो भारत का नागरिक नहीं है। उसके पास एंटीगुआ की नागरिकता है, लिहाजा वो भारत भेजा ही नहीं जा सकता। मेहुल की दलीलें डोमिनिका की कोर्ट के सामने कितनी कारगर होंगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भारत, एंटीगुआ और डोमिनिका की सरकारों ने उसका भविष्य एक तरह से साफ कर दिया है। गीता मोहन के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। मेहुल चोकसी जिस तरह से पिछले 3 साल से बच रहा था, उसमें चोकसी को कानूनी चक्रव्यूह में घेरना आसान नहीं था। लेकिन भारत को इस बार बड़ा मौका मिला और इस मौके पर उसने चोकसी की हर तरफ से घेराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ मेहुल चोकसी, उसका पैसा, पावर और तिकड़म, जिसके दम पर वो 3 साल से बचता रहा, और दूसरी तरफ भारतीय एजेंसियां जो 3 साल से मेहुल चोकसी की हर चाल देख रही थी, हर चाल का तोड़ निकालने की तैयारी कर रही थी, एक बड़े मौके की तलाश कर रही थी। मेहुल चोकसी पर यह बड़ा मौका मिल गया जब वो 23 मई को एंटीगा से लापता हुआ और 2 दिन बाद 25 मई की शाम को चोकसी एक दूसरे देश डोमिनिका में पकड़ा गया। चोकसी का डोमिनिका में मिलना ये उसे भारत लाने का सुनहरा मौका था, क्योंकि उसके पास एंटीगा की नागरिकता है और डोमिनिका में वो अवैध रूप से घुसा था। एंटीगा ने यह कह दिया कि वो मेहुल चोकसी को वापस लेना नहीं चाहते। चोकसी के पास डोमिनिका की नागरिकता नहीं है, इसीलिए वो अवैध रूप से वहां रह नहीं सकता। तीसरा विकल्प भारत ही बचता है। Our specific request to the government of Dominica is to have Mr. Chokshi deported and be repatriated directly to India, not to send him back to Antigua and Barbuda where he's a citizen, and one in which he will enjoy certain constitutional and legal protections. चोकसी की इस घेराबंदी के साथ ही भारतीय एजेंसियां सुपर एक्टिव हो गईं। जैसे ही चोकसी के डोमिनिका में पकड़े जाने की बात पता चली, जैसे ही उसका मामला डोमिनिका कोर्ट में पहुंचा, तत्काल एक विशेष विमान कतर से डोमिनिका भेजा गया, जिसमें चोकसी से जुड़े दस्तावेज थे और जिन दस्तावेजों के जरिए डोमिनिका की कोर्ट में ये साबित किया जाना था कि मेहुल चोकसी भारत से भागा हुआ है, वो अभी भी भारत का नागरिक है और उसके गुनाहों का भारत में हिसाब किताब किया जाना बाकी है, इसीलिए उसे भारत को सौंप देना चाहिए। इस बीच भारतीय एजेंसियों की एक स्पेशल टीम भी मिशन मेहुल चोकसी के लिए डोमिनिका पहुंच गई, जिससे चोकसी को भारत लाने की किसी भी रुकावट को दूर किया जाए। डोमिनिका गई 8 सदस्यीय स्पेशल टीम में सीबीआई के 2 अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय के 2 अधिकारी और सीआरपीएफ के लोग थे। चोकसी को वापस लाने के इस मिशन की अगुवाई शारदा राउत को दी गई, जो बैंकिंग फ्रॉड्स के मामले देखने वाली सीबीआई टीम की हेड हैं और जो 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले की जांच अधिकारी भी हैं। वो इस घोटाले की एक-एक परत जानती हैं, जिसमें चोकसी के हर गुनाह का उन्हें पता है। स्पेशल टीम ने डोमिनिका के सरकारी अधिकारियों से कई मीटिंग्स की और ये सुनिश्चित किया कि चोकसी के मामले में भारत का केस डोमिनिका की कोर्ट में मजबूती से रखा जाए और चोकसी को भारत भेजने के दावे को मजबूत करने के लिए उसकी आपराधिक गतिविधियों का एक-एक ब्यौरा दस्तावेजी सबूत के तौर पर रखा जाए। इसके अलावा नागरिकता से जुड़े दस्तावेज भी दिए गए, जिसके आधार पर यह साबित होता है कि चोकसी अभी भी
भारत का नागरिक है। उसने नागरिकता सरेंडर करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। तीसरी बड़ी बात ये कि मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है। 2018 से वो भगोड़ा है, भारत में वांटेड अपराधी है, इसीलिए उसे भारत को भेजा जाना चाहिए, फिर चाहे वो कहीं का भी नागरिक क्यों न हो। इन्हीं आधार पर मेहुल चोकसी की डोमिनिका से कानूनी घेराबंदी की गई कि वो कानूनी दांव पेचों का सहारा लेकर भारत से न बच पाए और उसका केस डोमिनिका में कानूनी पचड़े में न फंसे। गीता मोहन और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।